कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। ये जो प्राणी देख रहे हैं ना, इस प्राणी का नाम है इल्हाना ओमार। ये इस वक्त आपको इमरान खान के साथ खड़ी दिख रही है। ये वही मैडम है जो पीओके की यात्रा करके आई थी और उसके बाद इसने उलुल जुलुल बयान दिया था, जिसके बाद भारत ने इसकी तगड़ी क्लास लगाई थी। इस मैडम के दिमाग में ना भरा हुआ है कि इजराइल और भारत सबसे खराब देश है। जब भी ये मुंह खोलती है इन दोनों देशों के बारे में खराब ही निकलता है। पर अब ट्रम्प और अमेरिकी संसद ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है और एक्शन लेने का कारण भी इसकी जबान ही है। जानेंगे आखिर क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भारत को अपने खजाने का 100% देने को तैयार हो गया है अमेरिका। ये तो बिल्कुल जैसे कि सूरज पश्चिम से उगाया है। जानेंगे अमेरिका का कौन सा खजाना है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैडम देख रहे हैं ना, ये मैडम इल्हाना उमर एक सोमाली मूल की अमेरिकी लड़की है और जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है। ये कुख्यात है। इसके जुबान से जब भी निकलता है भारत और इजराइल के बारे में कुछ गंदा ही निकलता है। पिछले साल इन्होंने पीओके का दौरा किया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और पीओके की अपनी यात्रा के बाद इसने कहा था कि कश्मीर को यूएस से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसकी भारत ने कड़ी निंदा की थी। इल्हाना उमर की मानसिकता वही है जो पाकिस्तानी नेताओं की होती है। अमेरिका जैसे देश में रहने के बावजूद भी अपनी छोटी सोच और सांप्रदायिक मानसिकता से ये बाहर ही निकल नहीं पाई। इल्हाना उमर ने पीओके का दौरा करने के बाद कहा था कि मुझे नहीं लगता है अमेरिकी संसद में इसके बारे में किसी तरह की कोई बात की जा रही है या फिर बाइडेन प्रशासन के अंदर किसी तरह की बात की जा रही है। मतलब बात करो, कश्मीर के बारे में बात करो, पाकिस्तान के बारे में बात करो। इल्हाना उमर को माना जाता है एकदम पाकिस्तान परस्त है ये। उनके दौरे को स्पॉन्सर किसने किया था, ये पैसा कहां से आया था, ये चीज अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। वैसे तो कहा जाता है कि इसकी यात्रा को भी पाकिस्तान ने ही स्पॉन्सर किया था, यानी खुद पैसे लगाए और खुद मैडम को पीओके में बुलाया था। भारत ही नहीं, इजराइल के प्रति भी इसका रवैया बड़ा खतरनाक है। लेकिन ये सब कुछ चल जाता था इसका, इसलिए चल जाता था क्योंकि अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन को ज्यादा अधिकार नहीं थे, उनकी संख्या कम थी और डेमोक्रेट्स ज्यादा थे। अब लेकिन स्थिति बदल गई। अब स्थिति बहुत बुरी तरीके से बदली। आपको बता दें, ये जो बयानबाजी करती नहीं थी ना, तो अमेरिका में रिपब्लिकन्स के एक सांसद हैं जो बहुत गुस्से में रहते थे और वो कहते थे खुलेआम कि जब मैं स्पीकर बनूंगा ना, मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा। और वो थे केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी ने स्पीकर पद का शपथ ले लिया और न सिर्फ स्पीकर पद का शपथ ले लिया बल्कि सीनेट में रिपब्लिकन्स की संख्या भी बढ़ गई। वैसे मैकार्थी ने जैसे शपथ लिया था वैसे ही ये तय हो गया था कि इल्हाना उमर के खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन तो होगा ही जरूर। पर अब इस पर एक्शन लेने के लिए प्रस्ताव पारित हो चुका है और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम सांसद इल्हाना उमर को इन्होंने पिछले भाषण में इजराइल के खिलाफ जिस तरह के बयान दिए थे, वो बयान रिपब्लिकन को पसंद नहीं आया। रिपब्लिकन ने कहा कि ये चैम्बर की विदेश मामलों की समिति में है, इस हक से ये जो भी बयान देती है उसका मायने रहता है। इससे ये अहम पद छीन लेना चाहिए, इसे इस समिति से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। वैसे आपको बता दें, डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सांसदों ने रिपब्लिकन स्पीकर के इस कदम का विरोध किया। केविन मैकार्थी पर आरोप लगाया कि जानबूझकर ये टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस पर वोटिंग हुई। पहले तो लगा कि इल्हाना उमर के खिलाफ ये प्रस्ताव पास हो पाएगा या नहीं, लेकिन पता चला कि सभी 218 हाउस रिपब्लिकन्स ने एक साथ मत किया, जबकि इल्हाना उमर के पक्ष में 209 डेमोक्रेट्स ने वोट डाले। अब गुरुवार को अंतिम वोट डाला जाएगा और इस बात की संभावना है कि इल्हाना उमर के खिलाफ ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। रिपब्लिकन का आरोप है कि इल्हाना उमर पहले से ही मन में बिठा कर बैठी है इजराइल और यहूदियों के प्रति पूर्वाग्रह। ऐसे में यह कभी स्वतंत्र विचार नहीं रख सकती है। जो इंसान
पहले से सोच कर बैठा है कि वो किसको गलत मानता है, वो निर्णय नहीं ले सकता है। उसके बयान हमेशा पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। खैर, इस मैडम पर एक्शन तो बेहद जरूरी था। एक तो ये विदेश समिति की मेंबर थी और इसकी बात से सिर्फ नफरत ही फैलती थी। खैर, जहां एक तरफ इसका ये हाल है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि अमेरिका और भारत के बीच बहुत तरह के डील हो रहे हैं। अब एक बेहद महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए, भारत का फाइटर जेट निर्माण का क्षेत्र, ये क्षेत्र थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास हमारा कोई अपना इंजन नहीं है। जिस देश के पास अपना इंजन नहीं होता है, इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उस देश में फाइटर जेट बनाना बहुत बेहद आसान नहीं होता है। बड़ी संख्या में अगर आपको बनाना है तो इंजन की टेक्नोलॉजी भी आपके पास होनी चाहिए। भारत वैसे काफी समय से अपने इंजन पे काम कर रहा है, लेकिन अभी उसे पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली है। और ऐसे में भारत को एक ऐसा साथी चाहिए था जो साथी उसे टेक्नोलॉजी भी दे दे अपने इंजन के साथ साथ, ताकि भारत उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने लिए बना सके फाइटर जेट को। भारत इसके लिए अमेरिका के पास गया और अमेरिका से कहा कि आप हमारे साथ इंजन बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तो अमेरिका ने ना कह दिया। दरअसल अमेरिका की कंपनी है GE, कई तरह के इंजन बनाने में माहिर है। इन्होंने कहा कि आप खरीद सकते हो हमसे इंजन, लेकिन हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे। हम तो बड़े बड़े देशों को भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जल्दी नहीं करते हैं। जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं उन्हें भी हम सिर्फ 75% ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। और आप तो हमसे 100% की डिमांड कर रहे हो, जो संभव ही नहीं है। भारत को उस वक्त लौटा दिया गया, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर कायम रहा और भारत ने कहा हमें जरूरत है अपने कई फाइटर जेट्स के लिए, चाहे वो TEDVF हो, एमका हो, इन सारे प्रोजेक्ट के लिए हम जहां रुके हुए हैं उस कड़ी को दूर करना बेहद जरूरी है। पर अब देखिए जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से बदलता है और इसे ही कहा जाता है कूटनीति। अब अमेरिका मान चुका है और GE अपने इंजन भारत के साथ मिलकर बनाएगा। भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देगा F414 इंजन का, और इसका प्रोडक्शन उम्मीद किया जा रहा है कि 2026 से शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय प्लांट में GE 250 इंजनों का निर्माण करेगा तेजस MK2, TEDVF, एमका इन प्रोजेक्ट्स के लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।